हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और जैसा कि आप सभी जानते होंगे हमारे चैनल पे आप सभी इग्नू स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट कोड BHDS 183, जिसका सब्जेक्ट नेम है अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। तो इसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इस पीडीएफ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स या क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिए गए हैं जो कि आपके चैप्टर्स के, आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर को कवर करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पीडीएफ हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो हजारों स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हम उनकी स्टडी में हेल्प करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका डबल बेनिफिट है। एक तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, दूसरा आपकी कंप्लीट इग्नू के स्टडी जर्नी में हमारा चैनल आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवाद के महत्व और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो अनुवाद देखिए क्या होता है और इसका महत्व क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम अनुवाद की बात करें तो अनुवाद का अर्थ देखिए, दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है व्यापक अर्थ और दूसरा होता है सीमित अर्थ। व्यापक अर्थ में भी अनुवाद को तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कि सबसे पहला होता है आपका अंतःभाषिक अनुवाद। तो अंतःभाषिक अनुवाद में क्या किया जाता है कि इसमें एक भाषा का उसी भाषा में सरल अनुवाद किया जाता है। यदि आपने कभी संस्कृत की कोई पुस्तक पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा कि पाठ के बाद में ना जो कुछ कठिन शब्द होते हैं उनको सरल शब्दों में ट्रांसलेट करके लिखा होता है। तो भाषा तो वही रही लेकिन उसका सरलीकरण कर दिया गया। तो इस अनुवाद को कहते हैं हम अंतःभाषिक अनुवाद, यानी उसी भाषा से उसी भाषा में सरल तरीके से अनुवाद करना। फिर दूसरा आता है आपका अंतःभाषिक अनुवाद। तो इसमें क्या होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, जिसे आप नॉर्मली ट्रांसलेशन के रूप में जानते होंगे, है ना, कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश से हिंदी में कर दिया। तो इसमें हम एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। फिर तीसरा आता है इसका प्रतीकात्मक अनुवाद। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई उपन्यास है, कहानी है, ठीक है, तो इसका हम उसके दूसरे वे में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि किसी उपन्यास या कहानी को फिल्म बना देना, उसको नाटक में रूपांतरित कर देना या धारावाहिक में रूपांतरित कर देना, यह आपका कहलाता है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। फिर आता है सीमित अर्थ में। अगर देखें तो सीमित अर्थ में इसके दो अर्थ निकाले जाते हैं। पहला होता है आपका पाठधर्मी अनुवाद और दूसरा प्रभावधर्मी अनुवाद। तो पाठधर्मी अनुवाद की बात करें तो इसमें पाठ के मूल और केंद्र को बचाए रखने का प्रयास किया जाता है। सपोज मान लीजिए अगर कोई चैप्टर है, कोई उपन्यास है, तो जब भी हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, चाहे किसी भी लैंग्वेज में करें, लेकिन उसको ट्रांसलेट करते समय यह ध्यान रखने की कोशिश की जाती है कि पाठ का जो मूल है या केंद्र है, जो लेखक की मूल भावनाएं हैं, जो लेखक की मूल आत्माएं हैं उस पाठ में, उसको बचाया रखा जाना चाहिए। और इसमें पाठधर्मी अनुवाद में जो अनुवादक होता है उसको इस बात की इजाजत नहीं है कि उसके मूल केंद्र से ही वो छेड़छाड़ कर सके। फिर दूसरा आता है प्रभावधर्मी अनुवाद। ठीक है, तो प्रभावधर्मी अनुवाद नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है कि आप जो है, यदि इसका कोई हमें प्रभाव चेंज करना है तो आप उसके अनुवाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, जैसे समाज में कोई आवश्यक प्रभाव छोड़ना हो। जैसे एक कोई कविता है या कहानी है, ठीक है, वो थोड़ा नेगेटिव वे में लिखी गई है, लेकिन अगर उसकी मूल भावना के साथ थोड़ा सा अगर फेरबदल कर दिया जाए तो वो समाज के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्रभावधर्मी अनुवाद। और इसमें प्रकृति के अनुसार अनुवादक जो है इसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो आई होप इसके आपको स्वरूप के बारे में पता चल गया होगा। अब दूसरा बात करते हैं हम इसके महत्व के बारे में। और दूसरी चीज की मैंने आपको बताया था ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन वो पीडीएफ आपको तब मिलेगा जब उसमें आप एक पासवर्ड फिल करेंगे, क्योंकि पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे कमेंट या मैसेज ना
करें, वीडियो को पूरा देखें, स्क्रीन पे पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड के द्वारा आप पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर हम अनुवाद के महत्व की बात करें तो महत्व देखिए क्या है, ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे क्या होता है कि संस्कृति आदान प्रदान होता है। अगर मान लीजिए कोई हमारे धार्मिक किताबें हैं, ठीक है, ये पुस्तकें हैं, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा कि जो पश्चिमी जगत के लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर है, तो वो लोग भी हमारे दर्शन, कला और साहित्य से अवगत हो पाएंगे। फिर आता है ज्ञान का प्रसार। ट्रांसलेशन से जो है ज्ञान जो है फैलता है, चाहे हम विज्ञान की बात करें, प्रौद्योगिकी की, चिकित्सा की या साहित्य की। तो अगर इनको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा तो विश्व के कोने कोने में वो पुस्तकें, वो ज्ञान, वो प्रौद्योगिकी पहुंचेगी और सभी में ज्ञान का प्रसार होगा। फिर आता है वैश्विक संवाद के लिए ट्रांसलेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपने कहीं ना कहीं एक जगह तो जरूर देखा होगा, और वो है राजनयिक संबंध में। जब भी इंटरनेशनल टूर पे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस समय उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी जाता है, क्योंकि अब एक प्रधानमंत्री सभी अलग अलग भाषाएं तो सीख नहीं सकता, तो इसलिए उनके साथ एक ट्रांसलेटर जाता है जो कि उनकी भाषा को उनके अपने लैंग्वेज में, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई ऑफिशियल, तो उसको हमें हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अगर रूस जाते हैं तो वहां पर जो अगर प्रधानमंत्री अगर कुछ भाषण दे रहा है रूस के, तो वो अपनी लैंग्वेज में देंगे, ठीक है, उनकी जो रूसी भाषा है। जापान जा रहे हैं तो उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, तो उस लैंग्वेज को हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। तो ये वैश्विक ट्रांसलेशन में या संवाद में बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आपका भाषिक और सामाजिक समावेशिता में। इससे देखिए क्या होगा, इसको मैं सरल कर देता हूं। मान लीजिए अगर एक कोई होर्डिंग लगी है, बैनर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है कि स्वास्थ्य का कैंप लगा हुआ है। तो जब इस स्वास्थ्य की जानकारी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लैंग्वेज में दिया जाएगा, तभी तो इससे सभी लोग समझ पाएंगे। और जब सभी लोग समझ पाएंगे तो समाज में क्या होगा, समानता फैलेगी, सभी तक जो है सभी के अधिकार सुनिश्चित हो पाएंगे और सभी को जानकारी मिल पाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम संविधान की बात करें, अगर संविधान मान लीजिए केवल इंग्लिश में अवेलेबल हो, संस्कृत में अवेलेबल कर लिया जाए, तो क्या संविधान के बारे में बाकी लोग पढ़ या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इसका अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से कानून में भी यह आवश्यक है। इसके अलावा जो है अनुवाद जो है साहित्य और कला के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम एक देश की कला और संस्कृति के बारे में अवगत हो पाते हैं। तो यह था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सृजनात्मक साहित्य में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें आपका आ जाता है उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, ठीक है, जो भी रचनाएं आ गई। तो इनको ट्रांसलेट करने में देखिए बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक हिंदी की कोई कहानी, उपन्यास या कविता है और उसको जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे ना, तो उसकी मूल भावना जो है उससे छेड़छाड़ हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए, आप जो है इंग्लिश में अपने पड़ोसी को भी अंकल कहते हैं, ठीक है, अपने चाचा को भी अंकल कहते हैं और मामा को भी अंकल कहते हैं, लेकिन क्या ये हिंदी में ऐसा संभव है? इसमें अलग अलग भाव है हिंदी में। हमारे लिए हम नॉर्मली आमतौर पे पड़ोसी किसके लिए यूज करते हैं या अंकल किसके लिए यूज करते हैं? जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। मामा हमारा अलग संदर्भ है, चाचा अलग संदर्भ है, लेकिन इंग्लिश में सबको अंकल कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि इसकी मूल भावना जो है खंडित हो जाती है। इसलिए जो भी अनुवादक होगा, ट्रांसलेटर होगा, उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्वक कार्य हो जाता है कि एग्जैक्ट सही शब्दों का वो प्रयोग करे। तो इसी में आप इसको हेडिंग्स बना सकते हैं कि अनुवादक को जो है भावनात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का ध्यान रखना पड़ता है। एक वास्तविक लेखक जिसने अपनी पुस्तक हिंदी में प्रकाशित की है और उसको अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो अनुवादक को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि लेखक की मूल भावना क्या है, उसकी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। सभी पाठ या कहानी या कविता किसी ना किसी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में और समाज के वातावरण के अनुसार लिखी जाती है, लेकिन उसको जब हम अन्य भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से शैली और संरचना की बात करें तो देखिए अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाला जा सकता है। जिस प्रकार से हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में अगर कोई काव्य रचना की जा रही है तो इसमें हमें अलंकार, रूपक और इसके अलावा कहावतें, मुहावरों का प्रयोग होता है, लेकिन उसी को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, एग्जैक्ट मीनिंग निकल के या वो भावार्थ निकल के नहीं आ पाता है। इसके अलावा अलग अलग कहानी और कविता में स्वर इंपॉर्टेंट होता है, किस लय में कहा जा रहा है, किस वे में कहा जा रहा है, तो उसको भी एक अनुवादक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सांस्कृतिक भिन्नता और स्थायी
संदर्भ, एक लेखक जो होगा उसकी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य उसका क्या रहा, वो जिस क्षेत्र में उस कविता को लिख रहा है उस क्षेत्र का प्रभाव क्या रहा, वहाँ की लोक कथाएं क्या है, मिथक क्या है, ये सारी चीज़ें एक पश्चिमी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको उस संदर्भ में उस संस्कृति से अवगत होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से आपका काव्यात्मक और साहित्यिक स्वतंत्रता, फिर अनुवाद का कर्तव्य ये हो जाता है अनुवादक का कि इन सभी भावनाओं का, संस्कृति का, समाज का और भाषा के वास्तविक अर्थ को सम्मान करे और उसी के अनुसार अनुवाद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भाषिक और भाषेतर कोश को सुहार्द उदाहरण के साथ समझाना है। तो भाषिक कोश और भाषेतर कोश क्या होता है ये आपको बताना है। तो अगर हम भाषिक कोश और भाषेतर कोश की बात करें तो ये दोनों अवधारणाएं जो है भाषा विज्ञान में उपयोग की जाती है और इन दोनों का संबंध किससे है, शब्दकोश से है। शब्दकोश से होते हुए भी इनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं इनको कार्य क्षेत्र के द्वारा होती है, इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। अगर हम भाषिक कोश की बात करें तो भाषिक कोश वह संग्रह होता है जिसमें किसी विशेष भाषा के शब्दों, उसके अर्थों, उपयोग और रूपों का विवरण दिया जाता है। ठीक है, यानी एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होगा, उसका उपयोग क्या होगा और उसका रूप क्या होगा, तो ये डिसाइड होता है भाषिक कोश में। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाए आपको एक पुस्तक शब्द के बारे में, तो पहले तो पुस्तक संज्ञा हो गई, ठीक है, और संज्ञा हो गई और इससे पुस्तक यानी कि किताब, और ये क्या है, वह वस्तु जो पढ़ने के योग्य हो। फिर अगर रूप की बात करें तो इसमें पुस्तकों अगर कर दिया जाए तो ये बहुवचन हो जाएगा, और इसके उपयोग की बात करें तो मैंने पुस्तक पढ़ी, ये उपयोग हो जाएगा। तो ये आता है आपका, इसमें आ जाएगा आपका ये भाषिक कोश में। लेकिन अगर हम भाषेतर कोश की बात करें तो भाषेतर कोश वह संग्रह होता है जो भाषा से बाहर के तत्वों को शामिल करता है। ठीक है, भाषिक कोश में तो भाषा के अंदर के ही तत्व आए, उसका अर्थ आया, उसका रूप आया और उसका प्रयोग आया। लेकिन भाषेतर कोश में भाषा के बाहरी तत्व शामिल होते हैं। बाहरी तत्व से देखिए यहाँ पे तात्पर्य है कि किसी एक शब्द के साथ जब दूसरा शब्द जोड़ा जाता है तभी उसका अर्थ समझ में सही तरीके से आ सकता है। जैसे एक उदाहरण से अगर हम सचमुच शब्द को देखें तो इसका कोई अर्थ समझ पाना कठिन है। ठीक है, वास्तविक अर्थ इसका या शब्दकोश हम नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जब इसी शब्द को हम ढूंढ देंगे, इसके एक वर्ड के साथ जोड़ देंगे, सचमुच यह अद्भुत था, तो इससे कहने वाले व्यक्ति का क्या तात्पर्य है, क्या भावना है, इस चीज को हम समझ पाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। इसी को आप डिफरेंसेस भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कथा साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर जो है 2 से मिलता जुलता है, सेम ही चीज है, आपको बस कथा साहित्य वर्ड कर देना है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि खासा डिस्क्राइब करने की जरूरत है। तो कथा साहित्य को भी अनुवाद में देखिए क्या चुनौती आएगी, एक ओवरऑल बता दूं आपको। तो आपको साहित्य की उसके सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में देखना पड़ेगा कि किस सांस्कृतिक संदर्भ में लिखा गया है, ठीक है, कौन सी कहानियां हैं, भाषा और उसके शाब्दिक भिन्नताएं क्या है। जो हम हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो क्या वो वर्ड उसकी सार्थकता को इजीली प्रूव कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, फिर लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है, उसका स्वर क्या है, ठीक है, किस भाव में लिख रहा है, कैसे वर्णन कर रहा है, इसको ध्यान देना जरूरत है। भावनात्मक और मानसिक स्थिति, लेखन कार्य जब भी होता है तो लेखक किसी ना किसी भावनात्मक और मानसिक स्थिति में होगा। जैसे अगर कुछ कहानियों या ग्रंथों की बात करें तो वो आपको जो है हमारे स्वतंत्रता काल के समय से प्रेरित देखने को मिलेगी। तो उस समय की स्थिति, मानसिक स्थिति क्या थी लेखकों की, कि किस प्रकार से हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनसे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी भावनाएं किस प्रकार की हैं, तो हमारी भावनाएं देशभक्तिपूर्ण है। तो इस चीज़ को जब एक कोई जो है फॉरेनर बंदा इसको ट्रांसलेट करेगा या अंग्रेजी में या फ्रांस में किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा तो उसके लिए इन भावनाओं को और इन मानसिक स्थितियों को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वो सही वर्डों का चयन नहीं कर पाएगा। फिर विवरण और दृश्य चित्र, जब भी कोई अनुवाद किया जाता है तो उसमें चित्रण का अनुभव जो है अभाव हो जाता है, क्योंकि एक राइटर जो एक्चुअल राइटर है वो जब कोई पाठ या पुस्तक लिख रहा होगा
तो उसके सामने कोई घटना वास्तविक रूप से घट रही होगी जिसमें उसने फील किया होगा उसको और अपने अनुभव के साथ लिखा होगा। लेकिन जब ट्रांसलेशन की बात आती है तब वो वास्तविक चित्रण उसके सामने नहीं हो पाता। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, साहित्य अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो साहित्य अनुवाद का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके पहले क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है, वो भी सिमिलर है। उसमें आपने पढ़ा था कि अनुवाद का क्या महत्व है और यहाँ एक वर्ड चेंज हो गया सिर्फ कि साहित्य अनुवाद का क्या महत्व है। तो साहित्य अनुवाद से क्या होता है, एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ज्ञान बढ़ता है, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, नाटक के माध्यम से, उपन्यास और कविता के माध्यम से संस्कृति के बारे में हम जानते हैं। फिर भाषा और साहित्यिक समृद्धि होती है, हमें एक के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान होता है, साहित्यिक धरोहर के बारे में पढ़ सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं और वैश्विक मानवता की समझ हो सकती है कि अन्य देश के लोगों उनकी भाषा क्या है, उनकी रचनाएं क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, काव्य अनुवाद की कठिनाइयों को सौहार्दपूर्ण वर्णन कीजिए। तो यानी काव्य के अनुवाद में क्या क्या आपको कठिनाई आएगी, तो शब्दों की संस्कृति आएगी। ठीक है, इसका आपको उदाहरण देते जाना है, लगभग क्वेश्चन सारे ही सेम है। फिर काव्यात्मक लय और ध्वनि इंपॉर्टेंट है, उसका आप एग्जाम्पल दे देंगे। फिर वर्णनात्मक और अलंकारिक तत्व, हिंदी में देखेंगे तो अब अलंकार, मैंने जैसा पहले बताया था, अलंकार देखने को मिलेगा, अनुप्रास देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कहावतें देखने को मिलेगी, मुहावरे देखने को मिलेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें इंग्लिश में आपको देखने को ट्रांसलेशन करते हैं तब नहीं मिलेगी। भावनाओं और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रशासनिक हिंदी की मूलभूत अपेक्षाओं को रेखांकित करते हुए उसके अनुवाद की भूमिका को अपने विचार में व्यक्त कीजिए। तो प्रशासनिक हिंदी के बारे में बताना है, जो कि कामकाज वाली भाषा होती है, तो उसकी क्या विशेषता है, उसका अनुवाद किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। फिर इसमें आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, पारिभाषिक शब्द का आशय बताते हुए पारिभाषिक शब्द के प्रकार पर वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी देख लें। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। सभी क्वेश्चंस को हमने कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को शॉर्ट ही रखा जाए। तो नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।